सम्यक समाचार पत्रिका के माध्यम से मैं ऋषभ कुमार आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण देश में लॉकडाउन है। स्वाभाविक है कि ना ही सामाजिक गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, ना ही राजनीतिक गतिविधियां। बहुजन समाज पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह ने एक अनोखा तरीका निकाला है कि किस तरह से बहुजन समाज में संवाद स्थापित हो और समता मूलक समाज बनाने में अपनी भूमिका निभा सके। आइए आपको सुनवाते हैं कि जयप्रकाश जी ने क्या कुछ कहा। बूथ लेवल पर बीएसपी को कैसे मजबूत करें, बात जायज है। मैं धन्यवाद करता हूं जिस साथी ने ये पूछा है नाम क्या भाई का। साथी ने कहा कि कुछ नाम चल जाए पता, तो कहां से है भाई हमारा ये? संजीव दोहरे हैं। संजीव दोहरे, हाँ, तो इधर से इटावा मैनपुरी तरफ से हमारे कोई साथी हैं, उत्तर प्रदेश से हमारे ये साथी हैं, ये कंफर्म है। साथ ये बात जायज है कि बूथ लेवल पे कैसे किया जाए। देखिए, हमको कैडर कैंप फिर से चालू करने पड़ेंगे। हमारी जो 4 बार सरकार बनी है बहुजन समाज पार्टी की, वो कैडर के माध्यम से बनी है, तो कैडर कैंप हमको फिर से शुरू करने पड़ेंगे। उस कैडर कैंप में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, हर बूथ पे हमको 2-4 लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने साहब काशीराम के साथ काम किया होगा या बहन जी के साथ काम किया होगा, लेकिन किसी वजह से वो रुष्ट है। इस समय वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वो किसी वजह से रुष्ट हैं। आप उनके पास जाओ, जो बच्चे, जो नए बच्चे जो सीखना चाहते हैं, मूवमेंट को, बीएसपी को मजबूत करना चाहते हैं, तो वो देखो कि मेरे गांव में कौन सा आदमी पुराना है, उसके पास जाओ, उसके पास जाके समझो कि साहब जी हमें भी थोड़ा बताओ, साहब काशीराम के क्या एक्सपीरियंस थे, आपके क्या एक्सपीरियंस थे उनके साथ में, बहन जी के साथ आपके क्या एक्सपीरियंस रहे हैं, कैसे हम पार्टी को मजबूत करेंगे, तो वो आपको सारी बात को समझाएंगे। कैडर कैंप हमको फिर से शुरू करने पड़ेंगे और हमको बताना पड़ेगा कि जब हम सत्ता में नहीं थे तब हम सत्ता में आ सकते थे, अब तो हम सत्ता में आ चुके हैं, तो अब हम सत्ता में क्यों नहीं आ सकते। तो इस प्रकार से हमको समाज को समझाना पड़ेगा, कैडर कैंप हमको चालू करने पड़ेंगे, मनोबल को समाज को बढ़ाना पड़ेगा। जब आपके समाज में अगर कोई मनोबल तोड़ने का काम करता है तो उनको आपको समझाना पड़ेगा कि भाई नई पार्टी जो बन रही है आगे, इनसे आपको बच के रहना है। जब हमारे आपस में जब हम ही खुद नहीं मिलेंगे, तो अगर हमारे घर में फूट होगी, हमारे समाज में फूट होगी, नहीं आएगा। हमारे जो आसपास की जो हमारे भाईचारे वाले जो हमारे समाज के जो और लोग हैं और जो बिरादरियां हैं, वो तभी तुमको वोट देंगे जब तुम अपने अंदर एकता दिखाओगे। तो आपको इन चीजों से बचना होगा कि जो नई पार्टी बन रही है उनसे आपको दूर रहना पड़ेगा। और जो हमारे बड़े पुराने लोग हैं उनसे ये मत सोचो कि भाई हमारा ज़्यादा समय लेंगे, उनके पास जितना हो सके उचित उनके पास बैठ के कैडर को समझो। बाकी हम लोग कैडर कैंप चलाएंगे और लोग भी कैडर कैंप चलाते हैं। बाकी इस देश में लाखों करोड़ लोग अब कैडर कैंप के माध्यम से इस मूवमेंट को चलाने की चेष्टा उनके दिमाग में ये पैदा हो चुकी है। तो आप घबराए नहीं किसी भी तरीके से, बहुजन समाज पार्टी की सरकार फिर से आएगी। साथियों, राजस्थान में अभी की तरह कब तक ठगे जाएंगे हमारी मेहनत कांग्रेस। हाँ, ये बात जायज है। सत्य राजस्थान का मैं प्रभारी था, हमारी प्लानिंग 15 जाएंगे। एक मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ साथियों, जो दुनिया में आपको हमेशा इस जीवन में आपको हमेशा काम आएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, राजस्थान में जो हम लोग क्यों ठगे गए। साथियों, 2008 में बीएसपी के 6 विधायक थे, वो भी कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद 3 विधायक आए, बीजेपी की सरकार बनी, वो नहीं गए। तो मुझसे उस समय प्रभारी था मैं, राजस्थान का माननीय बहन जी ने मुझे बनाया था अशोक साहब के साथ में। तो मुझसे साथियों ने कहा कि ये बहुत अच्छे विधायक लोग हैं, ये नहीं बिके। साथियों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जब तक आपके विधायकों को, बीएसपी के विधायकों को ये आभास नहीं हो कि आपके कांग्रेस में या किसी दूसरी पार्टी में जाने से सरकार बनेगी और वहां से हटने से सरकार गिरेगी, ध्यान से सुनो, फिर बाद में सुन लेना। जब तक आपके विधायक इतने नहीं होंगे कि आपके दूसरी पार्टी में जाने से सरकार बनती हो और हटने से गिरती हो, तब तक आपके विधायक आपके साथ नहीं रहेंगे। क्योंकि पहले भी अभी भी, पहले भी 1-2 विधायक की उनको जरूरत थी, और विधायकों को पता थी कि हम इसकी गिर नहीं रही,
अभी भी कांग्रेस के पास 100 विधायक थे, हैं, एक की जरूरत है, और उसके पास में 3, 4, 5 निर्दलीय हैं, तो उसकी सरकार नहीं गिर रही है, कांग्रेस की सरकार गिर नहीं रही है। अगर निर्दलीयों को जोड़ करके कांग्रेस के पास मानो 90 विधायक होते सारे, और उसके पास 5 विधायक निर्दलीय होते, तो उसको 6 की जरूरत पड़ती तुम्हारे की 101 पूरा करने के लिए, तो तब जरूरत पड़ती, तो तब वो तुम्हारी सारी बातों को मानते। लेकिन उनको 1 की जरूरत है और 4 उनके पास निर्दलीय हैं, तो उसका मतलब क्या कि उनको तुम्हारे विधायक की जरूरत नहीं है। लेकिन उसने क्यों खरीदा फिर भी तुमको? क्योंकि कहीं जो निर्दलीय हैं वो कहीं अपनी बात ना मनवाना शुरू कर दें, ये दिखा करके कि अगर तुमने हमारे समाज की, जाट समाज की बात, अधिकारों को नहीं माना, ओबीसी समाज के लोग अधिकारों को नहीं माना, हम नेता जो बनना चाहते हैं उस क्षेत्र में ओबीसी समाज में, कहीं वो ऐसे का मुद्दा उठा करके ये ना कह दें कि या तो इस रिजर्वेशन को पूरा करो या इस काम को पूरा करो, वरना हम 4 विधायक हट करके तुम्हारी सरकार को गिरा देंगे। इस डर की वजह से उसने 6 विधायक खरीदे, वो सेफ में रखेंगे उसको। तो इसलिए अगर उनके पास में 90 विधायक होते, हमारे पास बीएसपी के पास 15 विधायक होते, हमारे बगैर उसकी सरकार नहीं बनती, तो हमारा एक भी विधायक नहीं बिकता। क्यों? उसको पता थी कि उधर जाके मंत्री बनने से मुझे कोई फायदा नहीं है, जब मैं उसको समर्थन दूंगा तो मैं खुद उप मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, खुद कैबिनेट मंत्री बन सकता हूँ, यहीं पर रह के बन सकता हूँ। बहुत से ऐसे उदाहरण उत्तर प्रदेश में भी रहे हैं और जो तुम्हारे झारखंड में भी रहे हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण आपको मिले हैं। तो जब तक हम लोग इतने विधायक नहीं जिता पाएंगे, 15-20 विधायक नहीं जिता पाएंगे, या इतने नहीं दूसरे के नहीं जीतने देंगे कि हमारे बगैर उसकी सरकार ना बन पाए, तब तक हमारे विधायक रुक जाएं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो हमें अपने विधायक की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, काम को बड़े पैमाने पे वहाँ पे शुरू करके वहाँ पे हमें बीएसपी को मजबूत ज़्यादा करना पड़ेगा, यही उसका रास्ता है। क्या ब्राह्मण के बिना भी सरकार भी बन सकती है? जोगेंद्र सिंह बौद्ध। साथियों, सबसे पहली बात आप लोग इस बात को मान लें कि हमारी जो विचारधारा है वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं है, हमारी विचारधारा किसी जाति के खिलाफ नहीं है, हमारी विचारधारा जातिवाद के खिलाफ है। तो इसलिए ये शब्द यूज करना कि बिना ब्राह्मण के, ये तो एक ऐसी हो जाएगा आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे हम किसी जाति का नाम ले लें। जब बहन जी ने बोल दिया कि सर्जन हिताय सर्जन सुखाय, और ब्राह्मण को पार्टी में देखिए, ब्राह्मण इस देश का बुद्धिजीवी वर्ग है। ब्राह्मण को मैं ये नहीं कहता कि भाई जो हम लोग पहले कहते आए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कोई भी किसी भी पार्टी में कहीं भी है रहता भी है। तो हम लोग ब्राह्मण के खिलाफ थोड़े ना है। मैं तो ये कहता हूँ हम ब्राह्मण के बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आरएसएस के खिलाफ हैं, उसकी सोच के खिलाफ हैं। अगर ब्राह्मण भाई हमारे बीएसपी में काम करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। बाबा साहब ने स्वागत किया, बुद्ध ने स्वागत किया। जब बुद्ध ने अपनी बात करी तो सबसे पहले 5 ब्राह्मण के बीच में आकर अपनी बात रखी, व्यवस्था के खिलाफ बात रखी है। ब्राह्मण जिसको व्यवस्था का पोषक बताया जाता था उसके सामने रखी, उसने स्वीकृति दी, 500 के 500 भिक्षु बने और उसने बुद्ध का प्रचार किया, जो कि सारनाथ में आके आपके वाराणसी में जाके दिए। बाबा साहब ने जितने भी, चाहे कालाराम मंदिर का आंदोलन रहा हो, चाहे आपके महार तालाब का आंदोलन रहा हो, उसमें सब में ब्राह्मण भाई उसमें साथ। बहन जी का भी मामला अगर उत्तर प्रदेश में अगर आपकी सरकार बनी है पूर्ण बहुमत की, तो उसमें ब्राह्मण के लगभग 30-35 विधायक। तो हम कैसे किसी जाति को हम इग्नोर कर सकते हैं? तो मेरा ऐसा मानना है कि वो कोई आप लोग उसको अदरवाइज ना लें, तो आप लोग उसको समझें कि हम किसी जाति के खिलाफ नहीं हैं, हम जातिवाद के खिलाफ हैं। तो हमें किसी भी जाति के खिलाफ ऐसी बात नहीं करनी है। और भैया होने की बात तो वो एक अलग चीज़ है। क्या ओबीसी, एससी और एसटी को मिशन से कैसे जोड़ा जाए, इसका रास्ता सिर्फ कैडर कैंप है। आज के परिप्रेक्ष्य में जो यूथ जो है, जो रोजगार से परेशान है, वो हर जाति धर्म बिरादरी का, ओबीसी का भी परेशान है। ओबीसी के लोग भी धीरे धीरे मंडल कमीशन के बाद में साहब काशीराम जी के एफर्ट से इस बात को समझने लग गए हैं कि हमारा भी अधिकार है, हमें भी आरक्षण चाहिए। क्योंकि आरक्षण की वजह से उनके पास आरक्षण है, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास आरक्षण नहीं है। तो इसलिए ओबीसी के लोग भी जागरूक हो रहे हैं, सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। इनको मिशन के साथ हम लोग कैडर के आधार पर ही
जोड़ सकते हैं कि भाई ये किसी जाति विशेष का ये आंदोलन नहीं है, ये सभी जातियों का आंदोलन है। सभी भाईचारा बनाएंगे, आपस में टूट करके रहेंगे तो विरोधी लोग उसका लाभ उठाएंगे, और मिल करके रहेंगे तो हम पूरे समाज को लाभ होगा। और पूरे समाज को लाभ होने का मतलब है, उनको लाभ होने का मतलब है कुछ लोगों को लाभ होना, और इस समाज को, इस पूरे बहुजन समाज को लाभ होने का मतलब है देश को लाभ होना। तो इसलिए हमारा जो काम है वो देश हित में है। तो आप लोग इसको कैडर के माध्यम से, मिशन के माध्यम से आज जो चल रहा है ये बातें आप समझाएं, खास तौर से यूथ के ऊपर आप लोग फोकस करें, बात को समझें। अगर आपको लगता है कि आपके गांव में ओबीसी समाज में से कोई जाट है, गुर्जर है, लोधी है, कुर्मी है, पटेल है, ये बिरादरियाँ हैं जो थोड़ी सी अच्छी बिरादरियाँ हैं, तो उनके बारे में आप हिस्ट्री पढ़ो। अगर आपको जाट के बाद भाई के पास अगर आपको जाने के लिए समझाना है तो सर छोटू राम को पढ़ो, यादव को समझाना है तो ललित सिंह यादव को आप लोग पढ़ो, अब इंतका भाई लोधी को पढ़ो, ऐसे राजाओं को पढ़ो आप लोग। जैसे कि अभी हम लोग खंगार समाज है हमारी तरफ, अभी यहाँ पर ये बुंदेलखंड में, वहाँ पर हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि खंगार समाज के अंदर हमारे एक बहुत बड़े राजा हुए थे, राजा महाराजा खेत सिंह जी, जिनके हमें हमारे साथी ने बताया, जो बुंदेलखंड के प्रभारी हैं हमारे भगवान सिंह यादव जी, कि वो शेर को मारने की उनके अंदर क्षमता थी। तो तभी से सिंह की उपाधि इस देश में मिलनी शुरू हुई, वरना उससे पहले के राजा के पास में कभी सिंह नहीं लगा हुआ करता था। तो इस पृथ्वीराज चौहान थे, बहुत से ऐसे नाम थे, लेकिन सिंह नहीं था, उनके गोत्र के उनके नाम हुआ करते थे। तो साथियों, आपको उन्हीं की बिरादरी के महापुरुषों को आपको समझना पड़ेगा। जैसे आप लोग अगर आप कुर्मियों में जाते हो, कुर्मी भाई में, पटेलों में, तो आपको वर्मा, रामस्वरूप वर्मा को पढ़ना पड़ेगा, आपको जो हमारे आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा। सैनी माली कुशवाहा में जाते हो आप लोग, तो उसमें आप लोगों को फूले साहब को पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसे आपको पढ़ करके आप उसको जोड़ सकते हो। आप कोई नई पार्टी तो नहीं बनाओगे। भानु प्रताप सिंह, ये भानु प्रताप सिंह अच्छा एडवोकेट वाले नहीं है ये, तो ये भानु प्रताप कोई नॉर्मल हमारे साथी हैं। तो मैंने पहले ही बताया, पिछली वाली आप मेरी लाइव को आप लोग देख सकते हो, कि अगर हमारा उद्देश्य पार्टी बनाना होता तो हम बहन जी का जिक्र नहीं करते। इस देश में आज तक एक भी आदमी ऐसा बता दो जो नेशनल लेवल पे हटा हो, और इसने हटने के बाद बहन जी का जिक्र अपनी मीटिंगों में किया हो। वहीं से किसी के आप इंटेंशन को समझ सकते हो। फिर हम बहन जी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते हम लोग, फिर हम बहन जी की चर्चा हम लोग नहीं करते। हम बहन जी के ऊपर डिपेंड इसलिए हैं क्योंकि नेता बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। बहन जी का त्याग है, बहन जी का संघर्ष है। बहन जी ने भी मिलकर के साथ कंधे से कंधा मिला करके जो मूवमेंट को आगे गति दी है, हमें उनके त्याग को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम लोग, हमारा पार्टी बनाने का कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है, हम बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करेंगे। बीएसपी की सरकार कैसे बनेगी, ये पहले पिछले कैडर में बता चुका है। हाँ। आपको देख लीजिए, मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा, आपने जवाब दिया। हाँ, हमने बता दिया उसमें पहले। बीएसपी के केंद्रीय पदाधिकारी कैडर देने क्यों नहीं आते? साथ हाँ, कैडर तो वो देते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, सबका स्टाइल होता है अपने कैडर देने का। कोई किसी प्रकार से समझाता है, कोई किसी प्रकार से समझाता है। कैडर का कोई कोडिफाइड कोई लॉ तो है नहीं कि यही चीज कैडर मानी जाएगी, यही डेफिनेशन है कैडर की। कैडर मतलब ट्रेनिंग होती है। कोई हम लिख करके समझा रहे हैं तो कोई बोल के समझा रहे हैं, वो भी कैडर होता है। और जिसकी जितनी सामर्थ्य वो दे भी रहा है, कोई छोटे पैमाने पर दे रहा है, कोई बड़े पैमाने पर दे रहा है। और बाकी मैं तो ये कहता हूँ कि दूसरों में कमी निकालने से अच्छा है कि आप ये मानो कि आप क्या कर सकते हो। ये काम जिसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, जितनी ड्यूटी उसकी है इस मूवमेंट को मजबूती देने की, उसकी उतनी ड्यूटी आपकी भी बनती है। वो बेचारे अपने परिवार को भी छोड़ रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, और भी काम कर रहे हैं। उसमें से समय निकाल करके आपके इस मूवमेंट में भी काम कर रहे हैं, इतनी स्थिति में भी काम कर रहे हैं। तो हमें उनको थैंक्स बोल करके, उनके अंदर कमी ना निकाल करके, उनको थैंक्स बोल करके ये मानना चाहिए कि व्हाट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूं। मैंने कभी किसी में कमी नहीं निकाली आज तक। मैंने ये देखा कि भाई मैं क्या कर सकता हूं। मैंने अपने साथियों से बातचीत करी, सर्किल से मैंने बातचीत करी, उन्होंने कहा ठीक है हम आपके साथ हैं। उन्होंने मेरे को सब इंतजाम कराए, तो इसलिए उनका भी धन्यवाद। तो साथियों, हमको किसी को क्रिटिसाइज ना करके हमको
उनको थैंक्स बोल करके अपनी बात को हम लोगों को खुद अपना हम कैसे उस काम को अच्छा कर सकते हैं हमको उस बारे में सोचना चाहिए। तो ये हमने आपके बीच में रखा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय काशीराम, जय बसपा। अभी आपने जयप्रकाश जी को सुना कि किस तरह कार्यक्रम के माध्यम से बहुजन समाज के साथ एक संवाद स्थापित किया जा सकता है और संवाद स्थापित करने से बहुजन महापुरुषों के विचारों को समझाया जा सकता है और राज सत्ता तक पहुंचा भी जा सकता है। 12 तारीख की न्यूज़ रिपोर्ट में हमने आपसे एक सवाल किया था। वो सवाल था कि बसपा के सबसे पहले सांसद का नाम बताया जाए और किस क्षेत्र से चुनाव जीता था। इसका सही उत्तर है कि बसपा के सबसे पहले सांसद का नाम बुद्धसेन पटेल है और ये मध्य प्रदेश के रीवा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर आए थे और इतिहास रचा था। इसी क्रम में आपके स्क्रीन पर आज का सवाल है कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती प्रथम बार किस लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बनी और देश में तहलका मचा दिया। इस सवाल का जवाब 14 मई की न्यूज़ रिपोर्ट में आप देख सकते हैं। धन्यवाद।